हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। चलिए, मैं सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो टॉपिक का नाम है कृषि, जो बोर्ड लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक करें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका एग्जिट आंसर होगा रोपण कृषि। इनमें कौन सा रबी फसल है? तो इसका एग्जिट आंसर होगा ज्वार तिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसल को सहायता देने के लिए करती है? तो इसका एग्जिट आंसर होगा न्यूनतम सहायता मूल्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो इसका आंसर होगा चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। चाय की खेती के लिए वर्षा भर कोष्ण, नम और परारहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्षा भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायता होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं जहां यह पैदा की जा सकती है, उन क्षेत्रों का विवरण दें। गेहूं भारत के एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के इसका आंसर होगा और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जा सकती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाला प्रमुख राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्था सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। तो इसका आंसर होगा सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। एक में जोतों का चकबंदी, 2 नंबर में जमींदारी प्रथा की समाप्ति, 3 नंबर में अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति, 4 नंबर में पशुओं को नस्लों में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, 5 नंबर में बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान, 6 नंबर में किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सरकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई, 7 नंबर में किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई, 8 नंबर में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसानों कार्यक्रम प्रसारित किए गए, 9 में किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्यों की घोषणा सरकार करती है, 10 में कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? इसका एग्जिट आंसर होगा भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोग तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि के प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों को मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जातों पर यदि खाद्यान्न की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में 60 करोड़ लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर में भी कम कृषि भूमि होती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने का कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगी तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय समझाइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाले कृषि में कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधार किए गए जो निम्नलिखित है। जमींदार पृथ्वी का उन्मूलन किसानों के लिए जिम्मेदारी प्रथा एक अभिशाप है, इसलिए सरकार ने जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन किसानों को जमीन का मालिकाना हद तक दिया तथा जोतों को अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। 2 नंबर में खेतों की चकबंदी, पहले किसानों के पास
छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों को चकबंदी कर दी गई। 3 नंबर में हरित क्रांति सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए, जिसे कृषि विशेषकर गेहूँ की कृषि में कायकार परिवर्तन आया, इससे हरित क्रांति का नाम दिया गया। चौथा पॉइंट, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं उपलब्ध करने के लिए कुछ बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई। 5th पॉइंट, फसल बीमा। फसल प्रायः सूखा, बाढ़ आदि के कारण नष्ट हो जाता है, जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके द्वारा फसल नष्ट हो जाना पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलने लगा, जिससे उससे सुरक्षा प्राप्त हुई। 6 नंबर, सरकारी संस्थाएं किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सरकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई। यह संस्था किसानों को महाजनों के चुंगल से बचाती है। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकते हैं। साथ में किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। किसानों को बिचौलिया के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीदे मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। 9 पॉइंट, खेतों में अत्याधुनिक डिवाइसों के प्रयोग पर बल दिए जाने लगा, इसके उत्पादन में वृद्धि हुई। 10 नंबर में, भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालय को स्थापना की गई, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि विश्व के अनेक देशों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के निकट आना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ों एक दूसरे से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकी। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित है। भारत दूसरे देशों का अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का एक अन्य सामान खरीदने लगा। दूसरा पॉइंट, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक टिकने के कारण भारतीय किसानों में उत्पादनों का गुणवत्ता और स्तर बढ़ाने की कोशिश की। चौथा पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादन वाले चीज़ों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सके। 5th पॉइंट, कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों को पैदावार होने लगा, जो पहले संभव नहीं था। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े जो निम्नलिखित है। विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपने सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों को किसान उनका मुकाबला न कर सके और कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। 2 नंबर, विश्व के धनी देशों निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करता है। 3 नंबर में, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। चौथा पॉइंट, कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापार कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसे बाजार में मांगी थी, न कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया। कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत के लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनाकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकास देशों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि का अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों को स्थिति सुधारनी होगी। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में लगाया जाता है। नदी घाटी के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी जीवन के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूप की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगानी संभव हो पाया। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसानों की साक्षरता पर विषय एक सामूहिक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें।
तो विद्यार्थी निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर उपरोक्त विषय पर वाद विवाद को आयोजित करेंगे। भारत में साक्षरता दर, किसानों में साक्षरता दर, इसके अंतर्गत विद्यार्थी पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर को अलग अलग ज्ञात करना, साक्षरता दर में कमी के कारण हो सके और कृषि पर उसका एक प्रभाव पड़ रहे हैं। कुछ भारत में मानचित्र में गेहूं उत्पादन क्षेत्र दर्शाइए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो इंडिया में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है गेहूं का, ये सब दिया हुआ है। भारत के 2 खाद्यान्न फसलें हैं, राइस और वीट। भारत की ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जैद। अरहर, मूंग, चना, उड़द जैसे दालों से मिलती है प्रोटीन। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कृपया करें करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा।